हाय एवरीवन, अगेन सभी का वेलकम है प्यारे प्यारे बच्चों का YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी वक्त से वो अच्छे से समझते होंगे मेरी लर्निंग, मेरी सारी टीचिंग बेस्ड है अंडरस्टैंडिंग पे। मैं चीज़ों को याद करने पे कम से कम जोर देता हूँ, चीज़ों का लॉजिक समझ के दिमाग में बिठाने पे ज़्यादा जोर देता हूँ, चाहे फिर ग्रामर हो या वोकैब हो। और इसी तरीके से आपको वोकैब का जो ईडियम्स का पोर्शन है वो भी हमने कवर करवाया है। हर ईडियम की कहानी के साथ में आपको समझाया गया है। किसी भी ईडियम को याद नहीं करना है, आपको मैं कहानी बता देता हूँ अंग्रेज़ों ने उस ईडियम को किस कहानी से बनाया था। इससे इंटरेस्टिंग वे में ईडियम्स आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और एसएससी बैंक के लिए, रेलवेज डिफेंस के लिए, यूपीएससी के लिए जो 400 इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी। 400 में से 250 ईडियम्स ऑलरेडी हो चुकी हैं चैनल पे। आज पार्ट नंबर 11 में 250 से आगे के ईडियम्स को कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करें। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, पिछली क्लासेस नहीं देखी एडीएम्स की, आप जाके इनको कवर करें। आप होम पेज पे जाएं हमारे चैनल के और इस पे आपको मिल जाएगी 400 एडीएम्स की प्लेलिस्ट। 10 पार्ट्स इसमें हो चुके हैं। ठीक है, ये वाली प्लेलिस्ट क्लिक करो, पार्ट 1 से चलाते जाओ। आज पार्ट नंबर 11 है, ये भी इस सीरीज़ में ऐड हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, प्रमोशन बाद में करेंगे। ये आपका क्विज़ है। जो भी सीखोगे इस क्लास में पांचों क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। कोशिश आपकी ये हो कि आउट ऑफ 5 आपको 5 मार्क्स मिले। अच्छे लेवल्स का, मेंस लेवल का क्विज है और हर बच्चे के 5 नंबर आने चाहिए। पहली इडियम देखो आज की। देखो जी, टू कीप अ स्टिफ अपर लिप। देखो अपर लिप क्या होता है? अपर लिप तो आप जानते ही हो ना, ऊपर वाला होंठ। स्टिफ का मतलब होता है कड़ा, मजबूत, जो हिले नहीं, डुले नहीं। अगर आपका ऊपर वाला होंठ बिल्कुल कड़ा है, स्टिफ है, तो आप किस तरह के आदमी हैं? चलो हिंट देता हूँ मैं आपको। आपने किसी को गुस्से में देखा हो तमतमाते हुए, उसके होंठ हिलते हुए देखे होंगे। डर के मारे भी आपने देखा होगा लोगों को होंठ हिलते हुए। रोते हुए भी देखा होगा आपने लोगों को, इमोशनल होते हुए उनके होंठ हिलते हुए होंगे। अगर आपका अपर लिप स्टिफ है तो आप इस तरह के आदमी हैं जो इमोशंस को नहीं दिखाते हैं। आप बहुत रिजर्व माइंडेड पर्सन हैं। आप अपना इमोशन तो दिखाना दूर की बात है, अपने अंदर का डर, गुस्सा, फीलिंग्स, कोई भी चीज़ जो है ना सामने वाले को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना इस तरह के, तो आप उनके लिए यूज़ करेंगे इस इडियम को। दैट पर्सन हैज़ अ स्टिफ अपर लिप। यूज़ भी करके दिखाता हूँ। द लिटिल बॉय ऑलवेज केप्ट अ स्टिफ अपर लिप एंड नेवर शेयर्ड हिज फीलिंग विद एनीवन। ये जो छोटा बच्चा था हमेशा स्टिफ अपर लिप रखता था, अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा के रखता था, किसी से जाहिर नहीं करता था और कभी भी अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ इसने शेयर नहीं किया। अगर कोई स्पाई है ना, रॉ का चीफ है, रॉ का कोई स्पाई है, आईएसआई का है, मोसाद का है, तो स्पाई से भी एक्सपेक्टेड होता है कि वो अपना अपर लिप जो है स्टिफ रखेंगे। मुसीबत कितनी भी आ जाए वो डरना, जो अपना डर जो अंदर का है ना, उसको दिखने नहीं देंगे। समझ पा रहे हो? ये अच्छी क्वालिटी भी है, स्टिफ अपर लिप रखना, यानी आप बहुत बहादुर आदमी हैं। थ्रू आउट द क्राइसिस द गवर्नमेंट केप्ट अ स्टिफ अपर लिप। पूरे क्राइसिस के दौरान सरकार ने स्टिफ अपर लिप बनाए रखा। सरकार ने अपना डर या अपना गुस्सा या अपनी डिसअपॉइंटमेंट को सबके सामने जाहिर नहीं होने दिया। चलिए, ईडियम दिमाग में बैठ गई होंठों से। नेक्स्ट पे आए। हर ईडियम को कहानी से ही पकड़ना है। नेक्स्ट ईडियम है टू किक द बकेट। अब ये सब बच्चों को पता होगा, किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। पर भाई साहब, मज़ा तो इस चीज़ का तब है जब आपको ये पता लगे ईडियम बनी कैसे है। ये ईडियम बनी है यहाँ से। किसी को फांसी पे टांग रहे हो, लटका रहे हो, नीचे उसके कुछ रखा होगा ना, मान लो बाल्टी रखी हो, बकेट मतलब बाल्टी। जब किक द बकेट कर दिया आपने, आप किसी को लटका रहे हो, उस आदमी की बाल्टी नीचे से किक हो गई यानी छूट गई। या कोई आदमी जो है लटकने की खुद ही कोशिश कर रहा है बाल्टी पे चढ़ के पंखे में, कुछ लोग करते हैं ना ऐसी बेवकूफ़ियाँ। तो अगर उन्होंने किक द बकेट किया है तो वो आदमी, प्राण पखेरु उड़ चुके हैं उसके, द पर्सन हैज़ डाइड। ठीक है, तो डाई जो है ना उसके लिए आप यूज़ करते हैं इस ईडियम को। कहानी पता हो तो फिर मज़ा भी आता है ईडियम का, आपने कैसे बनाई थी अंग्रेज़ों ने। ऑल हिज मनी गोज टू चैरिटी व्हेन द ओल्ड मैन किक्स द बकेट। सारा उसका पैसा चंदे में जाएगा, चैरिटी में जाएगा, लोगों की सेवा में जाएगा जब ये बूढ़ा आदमी मर जाएगा, किक द बकेट कर देगा। वैसे ही हिज एयर्स वर ग्रीडली वेटिंग फॉर हिम टू किक द बकेट। उसके जो एयर्स हैं, देखो ये हेयर नहीं है, एयर,
एयर का मतलब होता है वारिस। उसके जो वारिस हैं बड़ी ही ग्रीड के साथ में, बड़ी ही लालच के साथ में इंतज़ार कर रहे हैं उसके किक द बकेट करने का, उसके मर जाने का, ताकि वो मरे और उसकी संपत्ति जो है, वेल्थ प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। चलो आओ नेक्स्ट ईडियम पे आते हैं। लाइन इन द सैंड। भाई कहने को तो ईडियम कुछ भी नहीं है, लाइन मतलब रेखा, सैंड मतलब क्या होती है, सैंड रेत होती है। लेकिन इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है एक लक्ष्मण रेखा। मान लीजिए आपको कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप झिझक के मारे उसको कुछ कह नहीं रहे हो। आपका कोई जानने वाला है, आपके घर का ही कोई आदमी है, पड़ोसी है, दोस्त है, लेकिन फिर आपने एक दिन लाइन इन द सैंड बना ली कि ये मेरी लिमिट है, इसके पार इसने मुझे कुछ बोला, उस दिन मैं इसको जवाब दूंगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको लाइन इन द सैंड का। लाइन इन द सैंड का मतलब होता है लक्ष्मण रेखा। किसी भी चीज़ की जब आप लक्ष्मण रेखा बनाते हैं, अंग्रेजी में उसको लाइन इन द सैंड बोलते हैं, ठीक है। अ स्टॉप और लिमिट ऑन समथिंग, या एक बाउंड्री जिसको लक्ष्मण रेखा बोल सकते हो आप, किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। यूज़ करके दिखाता हूँ और अच्छे से आइडिया लगेगा। इट इज़ टाइम टू ड्रॉ अ लाइन इन द सैंड, फॉरगेट द पास्ट एंड वर्क टुगेदर। वक्त आ गया है कि लाइन इन द सैंड को ड्रॉ करें, एक लक्ष्मण रेखा को खींचे, अपने पास्ट को भूल जाएं और मिल करके काम करें। समझ पाए? जैसे मैंने आपको वो वाला एग्जांपल दिया ना, कोई परेशान कर रहा है आपको, आपने लाइन इन द सैंड खींच लिया, भाई अब इससे ज़्यादा होगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मतलब इससे ज़्यादा होगा तो मैं सहूँगा नहीं। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ईडियम है जी आपकी बीट अराउंड द बुश। सबको ईडियम आती होगी, जिन बच्चों को नहीं आती समझा भी देते हैं। देखिए जी, बुश में है ना, बुश में यानी झाड़ी में कोई जानवर है, आपको बोला गया उस जानवर को मारो, लेकिन आप बुश के अंदर तो जो जानवर है उसको तो मार नहीं रहे हो, आसपास आपने सब जगह जो है लाठी लेकर के लाठी बजाना शुरू कर दिया। तो आप पता क्या कर रहे हो, जो काम आपसे करने को कहा गया वो आपसे हो नहीं रहा, आप इधर उधर जो है अपना माथा मार रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, मेन इश्यू को अवॉइड कर रहे हो, बीट अराउंड द बुश कर रहे हो। भाई मारना है तो झाड़ी में मारना, जहाँ काम किया गया, आपको करने को कहा गया वो काम तो आप कर नहीं रहे, आसपास ठोके जा रहे हो लाठी लेकर के। बस यही होता है बीट अराउंड द बुश करना, असली मुद्दे पे ना आना, इधर उधर की बात करना, असली मुद्दे से बचना, ठीक है। यूज़ करके दिखाते हैं इसको। द कोर्ट हैज़ एडवाइज्ड द गवर्नमेंट टू क्विट बीटिंग अराउंड द बुश ऑन द डिमांड्स ऑफ इलेक्शंस इन J&K। कोर्ट ने एडवाइस किया है सरकार को कि इधर उधर की बातों पे माथा मारना बंद करो, सबका ध्यान भटकाना बंद करो, और किस चीज़ पे, इस डिमांड पे जो है इलेक्शंस करवाने की J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो सरकार को जब भी इलेक्शंस के लिए कहा जाता है, सरकार बोलती है पहले हम जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाएंगे, राज्य बनाएंगे, देश बनाएंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे। तो सरकार को कहा गया होगा कि आप इलेक्शंस पहले करवा लो, बाद में जो राज्य बनाना है, स्टेट बनाना है, जो भी आप बना लेना। याद रहेगा अब ये फ्रेज आपको, बीट अराउंड द बुश। बढ़े आगे, क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछेंगे। एक ऐसा मुद्दा, देखो इसी से रिलेटेड है, एक ऐसा मामला जिसको सब लोग अवॉइड कर रहे हैं, बहुत बड़ा मामला है, और अवॉइड इसलिए कर रहे हैं कि उससे बचना चाहते हैं, सामने दिखाई दे रहा है लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे इश्यू या मामले या मुद्दे को अंग्रेजी में किस ईडियम से बताया जाता है? हिंट के लिए बता रहा हूँ मैं, ये ईडियम जो है एलिफेंट के ऊपर बेस्ड है, हाथी के ऊपर, ठीक है। कमेंट्स में डालो जिन बच्चों को याद है, और जिनको याद नहीं है कमेंट्स में जाना और पढ़ लेना, ठीक है। याद मुझे भी तो पता लगे कितने बच्चों को याद है ईडियम्स। आगे बढ़ेंगे, क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। काफ़ी मेहनत करके इस कंटेंट को मैं और मेरी टीम बनाते हैं ताकि आपको अच्छी से अच्छी लर्निंग मिल सके। और साथ ही में टेक्स्ट बुक की ईयर एंड सेल चल रही है, 31 दिसंबर लास्ट है, आज ही है मेरे ख्याल से, है ना। 263 रुपीज़ में मिनिमम प्राइस पे आपको प्रो पास मिल रहा है टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट का। कुछ और भी ऑफर चल रहे हैं, बाइक भी चल रही है, फ़ोन भी चल रहा है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कम से कम प्राइस में मॉक टेस्ट पास लेना, ठीक है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो 263 रुपये से कम का प्राइस मेरे ख्याल से पिछले 1 साल में कभी भी नहीं आया होगा। फ़ायदा ले सकते हैं। आज रात 12 बजे तक ये सेल रहेगी। 277 आपको प्राइस दिखाएगा। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है टेक्स्ट बुक का। जैसे ही आप कोड को अप्लाई करेंगे इस प्राइस पे YT10 को, आपका प्राइस घट के 277 से हो जाएगा 243। अभी मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, 263 से भी 243 कर दिया इन्होंने। तो जिन बच्चों ने पास लिया नहीं है, लेने की ज़रूरत है, ले सकते हैं। इससे कम प्राइस मैंने कभी 1-1.5 साल में नहीं देखा। चलिए आगे बढ़े, कमेंट में लिंक रखा हुआ है, फर्स्ट कमेंट में आपको टेक्स्ट बुक पास का मिल जाएगा। नेक्स्ट ईडियम पे आओ, विद इम्प्यूनिटी।
याद करने को याद कर लो। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है जी सज़ा से मुक्ति। आपने कोई गलत काम कर दिया और करने से पहले ही आपको पता था मुझे सज़ा नहीं मिलेगी, तो आपने उस काम को विद इम्प्यूनिटी किया है। कुछ बदमाश लोग करते हैं ना, बड़े लोग, पैसे वाले लोग। अब ये वर्ड बना कैसे है? देखो जी, कुछ नहीं है, ये वर्ड दो वर्ड्स का मिक्सचर है। इम्प्यूनिटी बना है इम्यूनिटी और पनिशमेंट से। इम्यूनिटी फ्रॉम पनिशमेंट इज इम्प्यूनिटी। बात समझे? इम्यूनिटी पता है ना आपको, प्रतिरोधक क्षमता। पनिशमेंट यानी सज़ा। दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा इम्यूनिटी और पनिशमेंट से इम्प्यूनिटी। अगर आपको पनिशमेंट से इम्यूनिटी मिली हुई है, आपको पहले से ही पता है मुझे सज़ा नहीं मिलेगी, मैं किसी को मार दूं, काट दूं, तो आप उस काम को करने वाले हैं विद इम्प्यूनिटी। नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव चीज़ों के साथ यूज़ होगा ये वर्ड। इफ़ लॉज आर नॉट एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली क्राइम्स आर कमिटेड विद इम्प्यूनिटी। अगर कानून को स्ट्रिक्टली नहीं लगाया जाता है तो गुनाह जो है लोग करते हैं इम्प्यूनिटी के साथ में। उनको पता है हमें सज़ा तो मिलेगी नहीं, कानून तो बड़ा नर्म है ना। चलिए, याद रहेगा ये वर्ड। ब्रेक करके बता दिया, जैसे बनाया अंग्रेज़ों ने वैसे ही बता दिया आपको। नेक्स्ट ईडियम पे आ जाओ अपनी। एग ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, ईडियम कम है, फ्रेजल वर्ब ज़्यादा है। देखिए, एग ऑन का मतलब होता है किसी आदमी को एग मार मार के, अंडे मार मार के किसी काम के लिए उकसाना, एग ऑन करना। ये ईडियम एक्चुअल में बनी है, देखो बता देता हूँ। स्टेज पे कभी कभी कोई ऐसा पोएट आ जाए, कोई ऐसा कॉमेडियन आ जाए जिसकी बात लोगों को पसंद ना आ रही हो, तो लोग क्या करते हैं, टमाटर अंडे फेंक के मारते हैं। अब जब टमाटर अंडे मारते हैं ना, तो उस पोएट या कॉमेडियन को ये इस तरह से पुश करते हैं लोग कि आप कुछ अच्छा सुनाओ हमें। चाहे वो अच्छा सुना पाए या ना सुना पाए वो अलग बात है, कोशिश वो ज़रूर करता है। अंडे खाने के बाद, टमाटर खाने के बाद वो अपने सबसे अच्छे जोक्स आपको बताएगा, वो अपनी सबसे अच्छी पोइट्री जो है पब्लिक से शेयर करेगा। तो एग ऑन करना, अंडे मार मार के, टमाटर मार मार के किसी को कहना कि ये करो, है ना, एनकरेज करना किसी काम को करने के लिए। यूज़ भी करके दिखा देते हैं। शी एग्ड हर हस्बैंड ऑन टू सेव अप सम मनी एंड स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस। उसने मार मार के अपने हस्बैंड को एनकरेज किया। अब अंडे मारे नहीं है उसने, पुश किया उसने। रोज़ सुबह उठते ही अपने हस्बैंड से बोलती थी ये काम तुम्हें करना है, तो उसने एग ऑन किया अपने हस्बैंड को कि वो पैसा जोड़े और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, किसी के लिए नौकरी करना बंद करे। समझ गए? एग ऑन में ऑन एक एडवर्ब है। एडवर्ब से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं उनके बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर ऑन प्रेपोजिशन होता तो ऑब्जेक्ट इसके बाद में होता। अगर ऑन एक एडवर्ब है इसलिए ऑब्जेक्ट इससे पहले है। किसी क्लास में अलग से कॉन्सेप्ट करवाएंगे प्रेपोजिशन के बीच में नाउन कब कब आता है। जनरली मैंने आपको मोटा सा आइडिया दे दिया, एडवर्ब जब भी आए तब ऐसे आपको बीच में जो है ना ऑब्जेक्ट को ले लेना है। चलो नेक्स्ट इडियम पे आओ। टू वॉक ऑन एग शेल्स। देखिए, एग शेल क्या होती है? अंडे के छिलके। और अंडे के छिलके पे आप चलोगे ना तो बड़े तीखे तीखे होंगे, वो बजेंगे, वो पाँवों में चुभेंगे। और अगर आप उनको वॉक करना चाहो, इन छिलकों पे चलना चाहो, तो आप कुछ इस तरीके से चलोगे, अपनी पंजों पे, टोज़ पे। और यही काम आप तब भी करते हो जब आपको किसी से डर लग रहा होता है। कोई बड़ा अथॉरिटी का पर्सन हो, आपका बॉस हो, कोई बड़ा घर का हो, जो बड़ा गुस्से वाला आदमी हो और आप उसके पास बड़ा संभल के चलते हैं। समझ पाए मेरी बात को? उसके सामने झुक के चलते हैं, रिस्पेक्ट के साथ उससे बात करते हैं, बहुत संभाल रखते हैं, आप अपनी कॉशियस रहते हैं कि मेरी किसी बात से इसको गुस्सा ना लग जाए। तो यही होता है वॉक ऑन एग शेल्स। किसी बड़े आदमी को इतना रिस्पेक्ट देना कि उसके पास आप बहुत कॉशियस और केयरफुल रहें कि किसी भी तरीके से वो आपसे अपसेट या ऑफेंड ना हो जाए। यूज़ करके दिखा देता हूँ। यंग इनएक्सपीरियंस लॉयर्स यूज टू वॉक ऑन एग शेल्स इन द कोर्ट रूम बिफोर द पेटुलेंट जज। जो नए नौजवान लॉयर्स थे, नौसिखिया लॉयर्स थे या वकील थे, वो वॉक ऑन एग शेल्स किया करते थे, बहुत केयरफुली बिहेव किया करते थे कोर्ट रूम के अंदर, पेटुलेंट जज के सामने, मूडी जज के सामने। पेटुलेंट मतलब ईजिली इरिटेटेड, ऐसा आदमी जो बड़ा जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो कोई जज साहब ऐसे होंगे कोर्ट में, तो नए जो नौसिखिया लॉयर्स थे बड़ा संभल करके उनके आसपास जो है बिहेव करते थे। तो ये होता है जी वॉक ऑन एग शेल्स करना। जैसे आप अंडे के छिलके पे चलते हो, बड़ा संभल के, कहीं आपके पाँव में ना चुभ जाए। कहानी बता दी आपको, अब थोड़ा एक बार रिवीजन दोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ इडियम पे, शेड्स ऑफ ग्रे। देखिए, ग्रे जानते हैं ना आप, कलर होता है एक,
है ना, काला और वाइट के बीच का कलर होता है। लेकिन ग्रे जो है ना, देखो ये तो है वाइट, ये जो पोर्शन है वाइट है, ये है ब्लू, ऐसे ही ब्लैक होगा वो एकदम ब्लैक होगा। लेकिन ग्रे की कई शेड्स होती हैं, ये भी ग्रे है, ये भी ग्रे है, ये ग्रे है, ये भी है, ये भी ग्रे है। शेड्स ऑफ ग्रे का मतलब क्या है जी, किसी चीज़ के ऐसे एस्पेक्ट्स जो बहुत सारे हैं और बहुत अनक्लियर हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले इसका मीनिंग देख लो। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर थिंग्स आर नॉट रियली क्लियर। ये एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताता है जहाँ थिंग्स क्लियर नहीं है। ये भी ग्रे है, ये भी ग्रे है, ये भी ग्रे है, ये भी ग्रे है, ये भी ग्रे है। आप बोल रहे हो डार्क ग्रे, तो हो सकता है किसी को ये डार्क ग्रे लग जाए, किसी को ये डार्क ग्रे लग जाए। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं बनी हुई, उसको बोलते हैं शेड्स ऑफ ग्रे। यूज़ करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। द बुक प्रेजेंट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड ईवल। ये किताब एक सीधी सादी और स्पष्ट डिस्टिंक्शन को देती है या फ़र्क को बताती है अच्छाई और बुराई के बीच, गुड एंड ईविल के बीच। गुड मतलब अच्छाई, ईविल मतलब बुराई। और कैसे? विद नो शेड्स ऑफ ग्रे, बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी शेड्स ऑफ ग्रे के। किताब बताती है ये सही है, ये गलत है, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी चीज़ भी तो हो सकती है, मान लो ये थोड़ी सही हो थोड़ी गलत हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। किताब बड़ा साफ साफ तरीके से सही और गलत के बीच का भेद आपको बताती है। मेरे ख्याल से समझ गए इडियम को। ग्रे की अलग अलग शेड्स के ऊपर लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ें। लास्ट में एक रिवीजन देना है आपको, सारी दिमाग में बैठ जाएंगी। इन अ या द फैमिली वे। देखिए अगर आप फैमिली वे में है, ये इडियम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आप फैमिली वे में हैं तो आप फैमिली बनाने के रास्ते में हैं, और फैमिली तभी पूरी होगी जब फैमिली में कपल के साथ में रिप्रोडक्शन करने के बाद बच्चे होंगे, तभी फैमिली कहलाती है ना। नहीं तो आपने किसी से शादी कर ली, दोनों मर गए, तो काय का परिवार, ख़त्म हो गया परिवार। तो अगर फैमिली बनाया जाना है कन्वेंशनल वे में देखा जाए, तो दो लोग मिल करके जब रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग्स को यानी बच्चों को पैदा करते हैं, तब होता है फैमिली वे। अगर आप फैमिली वे में हैं तो आप एक ऐसी औरत हैं जो प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं, है ना, जिन्होंने कंसीव किया हुआ है, टू बी प्रेग्नेंट एंड एक्सपेक्टिंग। तो ये ईडियम आपको 6th या 7th पार्ट में कहीं करवाई होगी, आज आपने रिवाइज कर ली। अब इसकी सिस्टर ईडियम आप आज की क्लास में देखेंगे। सिस्टर ईडियम होती है टू हैव अ बन इन द ओवन। अब थोड़ी सी ये मजाकिया कह लो, डिसरिस्पेक्टिंग कह लो, पर बनी हुई है तो बनी हुई है, आनी चाहिए आपको। ओवन क्या होता है जी? माइक्रोवेव ओवन पता है आपको? बन होता है ब्रेड का टुकड़ा, ये पाव भाजी वाला। अगर माइक्रोवेव ओवन में बन रखा हुआ है तो आप उसको पका रहे हो, सैंडविच, बर्गर, कुछ पिज्ज़ा विज्जा उसका कुछ बनाओगे ना। वैसे ही अगर कोई लेडी कंसीव की हुई है, प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए बोला जाता है शी हैज़ ए बन इन द ओवन, यानी पेट में बच्चा है, जैसे ओवन में बन होता है। थोड़ी सी मजाकिया और थोड़ी सी मुझे तो डिरोगेटरी लगती है ना, डिसरिस्पेक्टिंग लगती है, लेकिन बनी हुई है इडियम, ठीक है, जैसे अंग्रेज़ों ने बनाई है। सून आफ्टर गेटिंग मैरिड द गर्ल हैड अ बन इन द ओवन। बहुत ही जल्दी शादी करने के बाद लड़की जो है प्रेगनेंसी से कंसीव कर चुकी थी, इन अ स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी थी, शी हैड अ बन इन द ओवन। है ना इंटरेस्टिंग इडियम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट इडियम है हैंड इन ग्लव। ये तो बड़ी आसान है याद रखना। देखो हाथ जो है ना और ग्लव यानी कि दस्ताना जो है, क्या इन दोनों के बीच का कोई, दस्ताना पहन लिया अपने हाथ में, तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी क्या? ऐसा तो नहीं है हाथ से कुछ काम कर रहे हो वो दस्ताने के ना हो। मतलब समझ पाए मेरी बात को आप? दस्ताना आपने ग्लव पहन लिया है, अब दस्ताना और हाथ साथ ही है ना, जो काम हाथ करेगा दस्ताना भी साथ में करेगा, ग्लव भी करेगा। तो हैंड इन ग्लव का मतलब होता है किसी से क्लोज रिलेशनशिप में होना, जैसे आपका ग्लव्स आपके हैंड में होते हैं। ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अगर दो लोग तीन लोग मिल करके कोई गलत काम कर रहे हैं, षड्यंत्र रचा रहे हैं, कोल्यूजन कर रहे हैं, मैकेनेशन कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, तो नेगेटिव वे में दे आर हैंड इन ग्लव, है ना, साठगांठ कर रहे हैं, हैंड इन ग्लव है। और अगर पॉजिटिव वे में वो एसोसिएशन कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, तब भी वो हैंड इन ग्लव है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से ये एडजेक्टिवल या एडवर्बियल फ्रेज यूज़ होता है। यूज़ करेंगे तो और अच्छे से आइडिया लगेगा आपको। ही वॉज फाउंड टू बी हैंड इन ग्लव विद द एनिमी। वो पाया गया था क्लोज जो है कोल्यूजन में, षड्यंत्र में शामिल एनिमी के साथ में, यानी दुश्मन के साथ में, यानी वो डबल एजेंट था, दुश्मन के साथ भी मिला हुआ था। हैंड इन ग्लव मिल करके दुश्मन के साथ में वो कोऑपरेट कर रहा था। नेगेटिव वाला मीनिंग हो गया,
अब पॉजिटिव वाला देखो, वी आर वर्किंग हैंड इन ग्लव, हम लोग सहयोग के साथ में, कोऑपरेशन के साथ में काम कर रहे हैं, विद लोकल ऑफिशियल्स, स्थानिक अधिकारियों के साथ, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस समस्या को सोल्यूशन करने के लिए। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ वेज। चलो नेक्स्ट इडियम पे आ जाओ, अ लीप इन द डार्क। क्या होता है भाई लीप इन द डार्क? डार्क मतलब अंधेरा, लीप मतलब छलांग। अंधेरे में छलांग लगा रहे हो, आगे हो सकता है कुआं हो सकता है खाई हो सकता है खाली फर्श हो सकता है मिट्टी हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो लीप इन द डार्क का मतलब होता है जी अंधेरे में तीर मारना, कुछ ऐसा काम करना जिसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन आपने फिर भी चांस लेके कर दिया, देखा जाएगा यार, जो होगा देखा जाएगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अ लीप इन द डार्क, अ चांस दैट वन टेक्स डिस्पाइट बीइंग अनसर्टेन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज और आउटकम। एक ऐसा चांस जो कोई आदमी लेता है अनसर्टेन होने के बावजूद, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज के, परिणामों के या उसके आउटकम के। ठीक है ना, देखा जाएगा वाली इडियम है ये, यूज़ करके दिखाते हैं। द सेंटर्स डीमोनेटाइजेशन ऑफ ऑल 500 and 1000 रुपी बैंक नोट्स इज कंसिडर्ड अ लीप इन द डार्क बाय इकोनॉमिस्ट। सेंटर का, केंद्र सरकार का जो नोटबंदी का काम था 500,000 रुपये के नोटों का, वो आज भी एक लीप इन द डार्क माना जाता है कई अर्थशास्त्रियों के द्वारा। मतलब सेंटर को पता नहीं था क्या होगा इससे, सेंटर सोचा होगा सेंटर ने कि कुछ अच्छा होगा, ब्लैक मनी चली जाएगी सिस्टम में से, लेकिन बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ थी, इसलिए अंधेरे में तीर मारा था सेंटर ने, ऐसा लोगों का मानना है। चलिए लीप इन द डार्क हो गई, नेक्स्ट पे आ जाओ, एट सिक्सेस एंड सेवन्स। पहले मीनिंग बता देता हूँ, फिर बता देता हूँ ये जो इडियम कहाँ से आई है। देखो एक लूडो जैसा गेम होता था पहले, अभी मेरे को उसका नाम नहीं पता, नाम मुझे नेट पे मिला भी नहीं और आज तक मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं, बस ऐसा पता है एक गेम था जो खेला नहीं जाता, 13वीं सेंचुरी के आसपास वो गेम ख़त्म हो गया। तो वो लूडो जैसा होता था जिसमें आप पासा फेंकते थे डाइस, और डाइस के रोल के बाद नंबर आता था कोई 1 2 3 4 5 6। अब लूडो में वैसे तो 6 नंबर बहुत बढ़िया है, उसमें 7 भी होते होंगे, 6 नंबर 7 नंबर मतलब आपको काफ़ी अच्छा मतलब नंबर मिला है, आप आगे जा सकते हो। लेकिन इस पासे में उल्टा था, 6 और 7 नंबर जो था बड़ा रिस्की था, उसमें कुछ भी हो सकता था। समझ पाए? मतलब 6 और 7 जिस बच्चे का, जिस लड़के का, लड़की का पासे में नंबर पड़ा है इस गेम में, उसको अजीब अजीब काम करने होते थे, वो हार भी सकता था, जीत भी सकता था। तो एक बहुत ही कंफ्यूज स्टेट होती थी 6 एंड 7। अब मुझे बताओ इस गेम में 6 और 7 ही अगर आपके पढ़ते जाएं बार बार लगातार, तो आप किस तरह के आदमी हो जाएंगे? आप बड़े ही कंफ्यूज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे इस गेम में, संभाले गेम आपसे नहीं संभलेगा। तो इस गेम का नाम कहीं लिखा नहीं हुआ, बस इतना पता है कि ये गेम ख़त्म हो चुका है। 6 एंड 7 आने पे आदमी बड़ा परेशान हो जाता था। और इसी तरीके से अगर जीवन में आप डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, किसी चीज़ की वजह से आप हिले हुए हैं, घर में कोई बड़ा हादसा हो गया, एग्ज़ाम से फेल हो गए, है ना, तो आप 6 एंड 7 होते हैं, कन्फ्यूज और डिसऑर्गेनाइज स्टेट में होते हैं। याद रहेगी इडियम? चलो, आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ लॉकडाउन्स द एंटायर वर्ल्ड इकॉनमी वॉज एट 6 एंड 7। लॉकडाउन्स की अनाउंसमेंट के बाद में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कन्फ्यूज्ड और डिसऑर्गेनाइज स्टेट में थी, बड़ी ही ज़्यादा हैरान जो है परेशान थी। नेक्स्ट इडियम पे आएंगे, एट वंस विट्स एंड्स। देखिए विट होती है आपकी समझदारी, बुद्धिमानी, सोचने की क्षमता। एंड का मतलब होता है सिरा या किनारा, छोर। अगर आप सोचने की क्षमता के सिरे पे हैं तो क्या है जी, आप ऑलमोस्ट पागलपन की कगार पे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो हिंदी में बोलते हैं ना समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो अंग्रेजी में बोलते हैं आई एम एट माई विट्स एंड। समझ गए ना? बिल्कुल आप सिरे पे आ गए हैं, आपको कुछ नहीं पता अब क्या करना है, ऐसी सिचुएशन आ गई है, बस आप सोचते हैं जो हो जाए मुझे नहीं पता। इन अ कंप्लीटली पजल्ड और परप्लेक्स स्टेट, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, द कंपनी वॉज एट इट्स विट्स एंड टू रिपे इट्स क्रेडिटर्स एंड अवॉइड बैंक्रप्सी। कंपनी बिल्कुल हैरान परेशान थी, पजल थी, परप्लेक्स थी, अपनी समझदारी के किनारे पे थी कि वो कैसे अपने उधारियों को, क्रेडिटर्स को बकाया वापस करे, रिपे करे, और कैसे दिवालियापन से बचे, कैसे अपनी बैंक्रप्सी को अवॉइड करे। मतलब कंपनी को समझ नहीं आ रहा था कैसे हम अपने आप को डूबने से बचाएं। द लोकल पुलिस वर एट देयर विट्स एंड टू फाइंड अ वे टू कंट्रोल राइट्स। जो लोकल पुलिस थी वो भी समझ नहीं पा रही थी
किसी तरीके को कि कैसे वो राइट्स को, दंगों को रोके। पुलिस एक प्लूरल नाउन है, जेंट्री, पुलिस, वर्मिन, कैटल, याद है ना सारे। इनको हमेशा आपको प्लूरल वर्ब देनी होती है, इसलिए पुलिस के बाद में मैंने वर्ड लिखा है। चलिए नेक्स्ट ईडियम पे आएंगे। अ हेयर्स ब्रेथ, हिंदी में बोलते हैं बाल बाल बचा, अंग्रेजी में बोलते हैं अ हेयर्स ब्रेथ से बचा। ब्रेथ का मतलब होता है मोटाई, हेयर मतलब बाल, तो वही बाल बाल वाली बात है। बाल बाल बचने वाली कंडीशन जब होती है, अंग्रेजी में इसको ऐसे बताया जाता है, अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस और अमाउंट। यूज़ करके दिखाऊंगा। ही एस्केप डेथ्स बाय हेयर्स ब्रेथ, वो मौत से बचा बाल बाल, ठीक है। बाय हेयर्स ब्रेथ मतलब बिल्कुल बाल जितनी डिस्टेंस से या गुंजाइश से वो जो है मौत से एस्केप किया। ही मिस द टारगेट बाय अ हेयर्स ब्रेथ, वो जो टारगेट को बाल बाल मिस कर गया, मतलब आजू बाजू में कहीं लगी है, बिल्कुल सेंटीमीटर मिलीमीटर्स में उसने मिस कर दिया। कॉमन ईडियम है तो यूज़ कर सकते हैं आप। अब ये अगली ईडियम देखो, टू हैव अ बी इन वंस बॉनेट। देखिए बॉनेट क्या होती है, इसको सर्च करो डिक्शनरी में। बॉनेट होती है कोई गाड़ी, गाड़ी की पीछे वाली डिग्गी, ठीक है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे आप सामान रखते हो, लगेज रखते हो। और दूसरा बोनेट का मतलब होता है ये वाली टोपी, ऐसी टोपी कुछ लोग पहनते हैं ना, और उसके नीचे ऐसे जो है एक स्ट्रिंग होती है जिससे उसको बांधते हैं चिन के नीचे, ठुड्डी के नीचे। चाइनीज़ लोगों को, वियतनामीज़ लोगों को आपने ऐसी टोपियाँ पहने हुए देखा होगा टीवी में, जो है फिल्मों में। तो ये होती है बोनेट। यहाँ पे इस बोनेट नाम की टोपी की बात की गई है, गाड़ी के बोनेट की बात नहीं की गई। अब मुझे ये बताओ, बोनेट में अगर बी है यानी कि मधुमक्खी है, तो आप कैसे आदमी हैं? अगर आपकी टोपी में मधुमक्खी घुस गई है तो आप कैसे आदमी हैं? ये समझ लो ये टोपी नहीं है, आपका दिमाग है। भाई टोपी कहाँ पड़ती है? सर पे पड़ती है। सर में क्या होता है? थॉट्स, दिमाग, विचार, आइडियाज़। आपके आइडियाज़ में एक मधुमक्खी घुस चुकी है, किसी चीज़ पे आपकी जो है दिमाग अटक चुका है, बस आप उसी की बात करते हैं। अगर किसी आदमी की टोपी में मधुमक्खी घुस जाए, बस उसकी यही समस्या होगी सारा दिन कि कैसे मधुमक्खी निकालूं, टोपी हटाऊं, मधुमक्खी निकालूं, कैसे करूं। तो बी इन द बोनेट का मतलब होता है जी किसी चीज़ को लेकर के ऑब्सेस्ड हो जाना, किसी मधुमक्खी का आपके दिमाग में घुस जाना। आप सारा दिन उसी की बात करें, चाहे सामने वाले लोग को उसमें कोई इंटरेस्ट ना भी हो। यूज़ करके दिखाता हूँ। द ओल्ड मैन हैड अ बी इन हिज बॉनेट अबाउट सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। इस बूढ़ा आदमी जो था ये बड़ा ऑब्सेस था, बड़ा जुनूनी था। किस चीज़ को लेकर के? इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को बचाने को लेकर के। हर वक्त वो पंखे, दरवाजे, कूलर बंद करता था, लोगों को एसी चलाने से मना करता था। एक ही चीज़ पे उसकी सुई अटकी हुई थी, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बचाऊं। आई बात समझ में? तो ये ईडियम ऐसे बनी है बॉनेट से। वियतनाम से आई है ईडियम, एक्चुअली बता रहा हूँ आपको। वियतनाम कंट्री के अंदर बॉनेट जो है, टोपियाँ पहनी जाती है, वहीं से इस ईडियम को अंग्रेज़ों ने उठाया है। आ जाओ नेक्स्ट पे। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ड्रॉप ऑफ अ हैट पे अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, तो आप उस काम को इंस्टेंटली कर रहे हो। ये एक बड़ा आदमी है, बड़ा अमीर आदमी, इसके पीछे पीछे नौकरों चाकरों की एक टीम रहती है पूरी। ये जहाँ बैठता है इसके लिए कुर्सी आ जाती है, ये टोपी गिरती नहीं है, इससे पहले उठाने वाले आ जाते हैं। अगर ये एट द ड्रॉप ऑफ हैट कोई काम करवा रहा है, तो कैसे वो काम करवा रहा होगा भाई? टोपी हाथ से निकली और गिरने से पहले किसी ने पकड़ ली। यानी किसी काम को इंस्टेंटली करना, बिना उसमें कोई देरी के, बिना उसमें कोई आपको कहा ही ना जाए, बस आप पता लगे और आपने हाथों हाथ उस काम को कर दिया। पीपल फाइल लॉ सूट्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट दीज डेज। आजकल लोग लॉ सूट्स को फाइल करते हैं, एक दूसरे पे केस लगाते हैं एक झटके में, एक मिनट में। किसी ने कुछ कहा, 4 घंटे में उसके ऊपर केस डाल करके आपने उसको कोर्ट में बुला लिया, है ना। पैसे वाले लोग करते हैं ना ऐसे काम, मानहानि का मुकदमा कर देना। तो ये होता है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एक और सेंटेंस बनाया शायद मैंने, शी लूजेज हर टेम्पर एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। वो अपना आपा खो देती है एक झटके में, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एक सेकंड में। चलो, टू कीप योर नोज क्लीन, लास्ट इडियम है आपकी ये। टू कीप योर नोज क्लीन, क्या मीनिंग होगा इसका? आप अपनी नाक को अगर क्लीन रखेंगे तो कैसे आदमी हैं आप? मान लीजिए नाक क्लीन नहीं है, थोड़ा सा ग्रोस है इडियम, है ना। नाक क्लीन नहीं है मतलब नाक गंदी है यार, जुकाम वुकाम लगा हुआ आपको। अगर नाक क्लीन है तो आप जुकाम से बचे हुए हैं। तो कीप योर नोज क्लीन जो इडियम है ना, इसका मतलब होता है जी लफड़े से बचे रहना ज़िंदगी में, किसी से पंगा ना लेना, कोई भी आपकी नाक में दम ना कर पाए।
किसी से गलत बात नहीं करना, कोई ज़्यादा गलत बात करे तो वहाँ से चले जाना, है ना। ऐसा एटीट्यूड रखना कि आप कभी भी लाइमलाइट में आए ही ना। आप वो आदमी हैं जो चुपचाप, एकदम चुपचाप जो अपनी ज़िंदगी निकाल लेते हैं, ट्रबल में जो है हमेशा पड़ने से बचते हैं, ऐसा काम करने से भी बचते हैं जो आपकी रेपुटेशन को क्वेश्चनेबल बनाए। यूज़ करके दिखाते हैं। पंगे से दूर रहना, इसको इडियम में बोलते हैं, ठीक है। नाक को साफ रखना, पंगे से दूर रहना। सिंस लीविंग प्रिजन ही हैज़ मैनेज टू कीप हिज नोज क्लीन। जेल छोड़ने के बाद से वो मैनेज कर चुका है इस काम को, लफड़े से बचे रहने को, पंगे से दूर रहने को, या अपनी नोज़ को क्लीन रखने को। अब वो जेल से छूटा है, तब से किसी भी तरह के पंगे में नहीं पड़ता। चलिए, क्लियर है इडियम। लास्ट इडियम करवा रहे हैं आपको। ये जो लास्ट इडियम है, इसके दो फॉर्म्स हैं, टू टेक टू वंस हील्स एंड टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। देखो, ये होता है टेक टू वंस हील्स, भाग निकलना, तेज भाग निकलना कहीं किसी सिचुएशन से, किसी आदमी से, दुश्मन से, है ना। बस आप उन्हें फटाफट 9-2-11 हो गए, जो उसको बोलते हैं टेक टू वन हील्स। बनी कैसे है? देखिए, अगर आप किसी को शो कर रहे हैं क्लीन पेयर ऑफ हील्स या टेक टू हील्स कर रहे हैं, तो आप ऐसी पोजीशन में हैं जिसमें सामने वाला सिर्फ आपकी हील्स यानी कि आपकी एड़ियाँ देख पा रहा है। और आपकी एड़ियाँ कब दिखेंगी? जब मैं आपसे दूर भागूंगा। तो मैं क्या दिखेगा मेरे पीछे से? मेरी एड़ियाँ दिखेंगी। समझ पा रहे हो? ये इस तरीके से कार्टून भी भागते हैं, आपने कार्टून्स अगर देखे हो, एकदम पाँव घूमते हैं, उनकी एड़ियाँ दिखती हैं। तो ये हील्स यानी एड़ियाँ दिखाने वाली बात कर रहा है, किसी चीज़ से आगे भागने की बात कर रहा है। अब इस इडियम के दो मीनिंग्स हैं। पहला इन मीनिंग तो आपने समझ ही लिया, कहीं से भाग लेना, नेगेटिव वे में, ठीक है। कोई गलत काम आपने कर दिया और वहाँ से भाग निकले। दूसरा मीनिंग है जी, सबको पीछे छोड़ देना कंपटीशन में, रन फास्ट करना कि आपके साथ वाले आपसे काफ़ी पीछे रह जाएं। समझ पाए? ये पॉजिटिव वाला मीनिंग है। दोनों तरीके से यूज़ करके दिखाता हूँ। द थीव्स टुक टू देयर हील्स व्हेन दे हर्ड द पुलिस सायरन। चोर भाग निकले जब उन्होंने पुलिस के सायरन को सुना। यहाँ तो रफू चक्कर होने की बात हो रही है, ये नेगेटिव मीनिंग है। अब दूसरा पॉजिटिव मीनिंग देखो। ओपन AI हैज शॉन बिग टेक फर्म्स अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स इन द फील्ड ऑफ जनरेटिव AI। ओपन AI नाम की जो कंपनी है, इसने एक क्लीन पेयर ऑफ हील्स को दिखाया है, इसने बहुत तेज़ी से पीछे छोड़ दिया है दूसरी टेक फर्म्स को, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी फर्म्स को, जनरेटिव AI के फील्ड में, ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो कुछ जनरेट कर सकती है, जो आपके लिए किताब लिख सकती है, पिक्चर ड्रॉ कर सकती है। चैट GPT की बात हो रही है। ओपन AI ने चैट GPT बना करके सारी टेक फर्म्स को शो किया है क्लीन पेयर ऑफ हील्स। बहुत आगे निकल गया ओपन AI सबसे। समझ पाए? एग्जाम्पल्स इसीलिए ऐसे बनाए जा रहे हैं, आप चीज़ों को दिमाग में बिठा सकें। चलिए, ये हो गई आपकी आज की इडियम्स। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक मिलेंगे। क्विज़ आपने देख लिया, अब इस क्विज़ को दे दो एक छोटा सा ट्राई। डाई करने को क्या बोलते हैं भाई साहब? हैव अ बी इन वंस बॉनेट को क्या बोलते हैं? इन चारों में से यहाँ पे इस ब्लैंक में क्या डालेंगे आप? एग ऑन करने का क्या मीनिंग होता है? और अपनी नाक को साफ रखने का क्या मीनिंग होता है? 5 में से 5 सभी बच्चों को मिले। कमेंट सेक्शन में आंसर भी डाल देता हूँ, मैच करके बता दो आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले। क्लास को एक लाइक और एक शेयर देंगे। ज़रूर से कोशिश करूँगा अगले 4 वीक में 4 पार्ट्स आ जाएं और 400 इडियम्स आपकी पूरी हो जाएं। इसी क्लास का डिटेल्ड वर्जन, जिसमें रिवीजन क्लास भी होगी, है ना, और लास्ट में क्विजेज़ भी होंगे एडिशनल, डिटेल्ड वर्जन ऐप पे अपलोड हो जाएगा। जो बच्चे SSC बैंक के कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, आप डिटेल्ड वर्जन का एप्लीकेशन से अपने कोर्स से फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में लेंगे मुलाकात कल टुमारो। अंटिल देन साइनिंग।